जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो कल आपको ऑफिशियली इंग्लिश की आंसर की मिल गई थी, ठीक है। उसके साथ आपको फिजिक्स की मिल चुकी है, ज्योग्राफी की मिल चुकी है। तो इसीलिए सेक्शन में किया गया ताकि आपको किसी भी तरह की कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरी पूरी की ना देखनी पड़े अपना एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए, है ना। तो इसीलिए आज जो हमारा सेक्शन है बायो है। आपको अगर मैम बायो क्यों लेके आई, भाई मैंने मेहनत की थी, मैंने पढ़ाया था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी पोस्ट करवाया था जिसमें मैंने जो जो बोला था उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देखिए, चाहे मैं एज अ टीचर खड़ी हूँ, चाहे कोई तीसरा टीचर हो, किसी भी जगह कोई भी टीचर होता है तो हर कोई एक एक्सपेक्टेशन लगाता है। लेकिन मैं अपने पे उस चीज बिलीफ सिस्टम में बिलीव करती हूँ कि जो मेरा रिसर्च वर्क रहता है बहुत स्ट्रांग रखती हूँ मैं, ठीक। तो उस बेसिस पे जो मैं आपको क्वेश्चंस लाई थी और जो मेरा ट्रेंड एनालिसिस था, जो पर्टिकुलरली मैं ऑब्जर्व कर रही थी, उस चीजों पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। अब मैं आज आपको प्रूफ करूंगी कि जो मैंने पढ़ाया था वही आया, उसके बाहर बायो से भी एक क्वेश्चन नहीं आया। और बायो में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आए थे, 3-4 नहीं आए थे, 10 क्वेश्चंस, एंड 10 क्वेश्चंस इक्वेट्स टू 40 मार्क्स। अब देखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान थे। जब मैं बोल रही थी कि आराम से पढ़ लो बेटा, बहुत सिंपल है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। बाद में जब आप लोग नहीं उस चीज पे ध्यान देते हो तो जो स्कोर करने का सोच के जाते हो उसमें नहीं होते, और फिर नॉर्मल वाले में भी पढ़ते नहीं हो और बेड़ा गर्क करके आ जाते हो। कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं बायो से 10, ठीक है। अब देखते हैं कि उसमें से क्या क्या आया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो ये आया था, ठीक है, सेट ए एनडीए 2023, ठीक। अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन था। 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाई ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग आर, क्या क्रिएट करते हैं। अब देखो जो ये वीडियो, इसीलिए मैं प्रूफ के साथ लाई हूँ। आप ये पोस्ट हुआ था वीडियो, ठीक है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, और इस पे कंप्लीट कितने व्यूज गए उससे मतलब नहीं है। 182 व्यूज गए या 184 गए, हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि ऐसे पढ़ो। तो एनडीए पार वाला वीडियो बना था जिसमें मैंने बायोलॉजी को पूरा बताया था कि कैसे आपको पढ़नी है और क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो आएंगे। वो किसी ने नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उसी में से था। एक बार इस वीडियो को जाके क्लिक करना और एक बार देखना कि क्वेश्चन उसमें मैंने पढ़ाया था या कंटेंट बताया था कि नहीं बताया था, ठीक। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं हाई ऑर्गेनिज्म के, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस होता है, और उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब कहो मैम ये कैसे प्रूफ करेंगी आप कि ये सही है। भाई आपने आई और अचानक से बता दिया, ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब बात समझने की कोशिश करना। आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने बताया, इसका आंसर क्या होगा, बी। ये आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, और इसकी लाइंस को ध्यान देना, देख लो, खुद ही देख लो। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ठीक। यही क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहे थे, ये आपका क्वेश्चन था। और आंसर क्या है, दे डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन प्रोसेस नोन एज मियोसिस। मियोसिस, और उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन मिलके वो चीज करते हैं। आई बात समझ में। ये सेक्शन था जो कि एनसीईआरटी से है, दिस इज एनसीईआरटी, ठीक। और ये कब का है, क्लास 10th, सॉरी क्लास 9th में है। और 9th में नया चैप्टर इंक्लूड, लाइक नया पोर्शन इंक्लूड हुआ है सेल चैप्टर में, जो पहले नहीं था। तो यही चीज होती है जो आप डिफरेंस नहीं समझते हो और फिर अपना जो है एग्जाम खराब करके आते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। चिल्ला चिल्ला के वीडियो में बताया था मैंने कि बेटा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, कुछ भी पूछेंगे बट पूछेंगे जरूर। एंड सी द क्वेश्चन इज हियर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होता है। तो सबको पता है सेल वॉल दोनों में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, न्यूक्लिक एसिड दोनों में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में नहीं होता है, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको डिटेल्स के साथ लाई हूँ। और ये करीब करीब कुछ ही दिन पहले, यानी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर के बीच में मैंने कवर किया था डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया। उस समय पे किसी ने नहीं देखा। तो इट्स जस्ट दैट कि आपके बिलीफ सिस्टम में मैटर करता है कि आप कितना किस चीजों पर बिलीव करते हो, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, एक बार देख लें। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टूथ डिके बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। तुमसे क्या मतलब है कौन सा बैक्टीरिया में, क्वेश्चन से मतलब रखो ना, इससे तो रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं है। उन्होंने सिंपली बोला है कि वो टीथ सरफेस पे अटैच कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्लाइम लेयर।
तो स्लाइम लेयर वो किससे बनाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल से बनाएंगे नहीं, सलाइवा से बनाएंगे नहीं, टेलिकोइक एसिड से बनाएंगे नहीं, शुगर से बनाएंगे। अब क्लास 10th ये देखिए, जब मैंने टॉपिक्स बताया था कि निग्लेक्ट नहीं करने हैं, तब मैंने साफ साफ बोला था कि लाइफ प्रोसेस 100% आएगा। और लाइफ प्रोसेस से ये क्वेश्चन है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें पढ़ोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली बताया गया है कि शुगर्स पे माउथ में एक्ट करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, उसी को आप ब्रश कर लेते हो तो क्लीन हो जाता है। ये केमिस्ट्री का भी इक्वली पोर्शन है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है। इन एंजियोस्पर्म्स, आप देखते जाइएगा एक्यूरेसी। इन एंजियोस्पर्म्स pollen grain germinate to produce 2 male gametes, which one of the following function is carried out by these gametes? अब मैंने जब पढ़ाया था, मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा था कि प्लांट से ही आएगा, यानी प्लांट से ही आएगा, एनिमल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ह्यूमन से क्वेश्चन नहीं आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। और पूछते भी हैं तो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस से रिलेटेड पूछते हैं, पर इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा उस समय, बट आज देख लेते हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजियोस्पर्म्स में pollen grain जर्मिनेट करते हैं तो 2 मेल गैमेट बनाते हैं। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में इसको पूरा डिटेल में कवर किया था, तो उन बच्चों का कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि जब वो जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, ये आपकी पर्टिकुलरली सिस्टम है, ठीक। अब इसमें क्या हो गई तुम्हारी, यहाँ पे ओवरी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, स्टाइल हो गई, और ये स्टिग्मा हो गया, ठीक। यहाँ पे pollen grain 2 आते हैं, एक जाता है वो एक्सेल से फ्यूज हो जाता है, और एक जाता है वहां 2 डाइप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उससे फ्यूज होके वो एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, एक सेकेंड क्लास, एंडोस्पर्म बना लेता है। यही चीज मैंने पहले ही बताई थी, इसीलिए उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ पे तो श्योर में बताया था कि मत निग्लेक्ट करना, दूसरा कहाँ बताया, ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको सिंपली दिया हुआ है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में। अब उसके साथ साथ एक चीज और देखिए कि बोथ क्रोमोसोम, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एप्रोप्रिएट बोथ फॉर द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। जिसने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उसमें से ज्यादा पूछते नहीं, मैंने पहले बताया, ऐसे प्लांट्स के बारे में ही पूछते हैं, लेकिन आपसे सेल चैप्टर जो पढ़ाया था, सेल चैप्टर में ये चीज मैंने बताई थी कि उसमें क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस से क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात बताइए, अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो बच्चे का कंटेंट अगर चेंज होता तो क्या हमारे पास, हमारे पेरेंट्स दोनों के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते थे? नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों में पेरेंट्स के जब फ्यूज करते हैं तो दैट बिकम्स 46। तो जब वो म्योटिक डिवीजन होती है, उसके बाद ही वो वापस से 23 आते हैं बच्चे में, है ना। तो वो चीज थी कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना, वो बदलता है माता और पिता में, और ना डीएनए कंटेंट बदलता है। कंटेंट पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे डीएनए का में कैरोटाइप या क्रोमोसोम्स बदल सकते हैं। क्रोमोसोम तो बदल सकता है, हो सकता है XY जाए, हो सकता है XX जाए, लेकिन कंटेंट कैसे बदल जाएगा, ठीक। अच्छा, इतना तो पता था ना सबको कि बोथ क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जहां लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर एंड डिक्रीज, कोई कंटेंट डिक्रीज कैसे करेगा? डिक्रीज करेगा तो बच्चा क्या, वो प्रॉब्लमेटिक पैदा होगा, ठीक। तो आंसर क्या होता है कि दोनों में कैसे रहते हैं, अप्रोप्रिएट रहता है, जब दोनों जो कांस्टेंट रहे, मतलब बच्चे में भी उतना ही डीएनए कंटेंट जाए जितना कि पेरेंट्स में प्रेजेंट होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक। अभी मैं इसको दोबारा दिखा दूंगी आपको। फिर आपसे आ गया, मैंने अभी बताया था ना, ये वाले सेक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था, ये देखिए, सॉरी, ठीक, ये वाले सेक्शन में रिलेशन बिटवीन अ फ्लावर एंड अ हनी बी, अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, जहां पे पॉलिनेशन और ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। भाई एक बात बताओ, एक फूल है, हनी बी आके उस पे बैठी, ठीक है, अब भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को रह गया राजकुमार वाला सॉर्ट ऑफ चीज समझो कि एक फूल था, फूल पे आया और हनी भी बैठ गई। तो जब हनी भी उस पे बैठ रही है, तो उसमें कहां से जर्मिनेशन की बात हो गई? हनी बी के बैठने से जर्मिनेशन थोड़ी होगी। हनी बी के बैठने से जो सबसे पहला एक्ट होगा वो होगा पॉलिनेशन। जर्मिनेशन तो बाद में, पहले पॉलिप, जैसे मान लीजिए, बेसिक बात समझने की कोशिश करिए, ये आपका मेन क्या था, ठीक है, ये आपका ओवरी था, ठीक, ये स्टाइल था, ये स्टिग्मा था, ठीक। तो मेन काम क्या होगा, पहले तो हनी बी को आके इस पे बैठना पड़ेगा ना, तब तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, तब वो नीचे पहुंचेगी। तो इसमें ये दोनों तो जा ही नहीं सकते थे, तो इसका सीधा का आंसर क्या था कि पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद पॉलन जर्मिनेट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज ऑफ आसन, ये तो कॉन्टेक्स्ट में थे ही नहीं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब ये कहोगे मैम ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसके लिए तो आपको कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंटेंट में से आपके वहीं से आ रहा है। एक बार आपने पहले प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते थे ज्यादा, अब इन्होंने बेसिक आपकी मेन स्टेटमेंट पकड़ ली फोटोसिंथेसिस वाली, और उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। दिस इज एनसीईआरटी क्लास 10th
लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जाके चेक कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बताइए, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल है यानी रिक्वायरमेंट है, तो क्लोरोफिल की तो होती है। ठीक, CO2 देखिए है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, तो यानी ये तीन चीजें तो यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो ये तो सही है। लेकिन नॉट क्या, ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑक्सीजन अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो वो कैसे बन सकता है, तो आंसर नॉट पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। विथ प्रूफ दिखाया है मैंने, सिर्फ हवा में बातें करना नहीं आता मुझे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट हाफ ड्यूरिंग। अच्छा, एक बेसिक सेंस से क्वेश्चन हो सकता था, ज्यादा दिमाग ही नहीं। एक बात बताओ, अगर कोई फ्रूट फॉर्म हो रहा है, ठीक, तो क्या फ्रूट फॉर्म तो सीड के खिल जाने के बाद होगा ना, यानी कि कोई बेबी की बर्थ होने के बाद क्या हम उसमें क्रोमोसोम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। उसी तरह से वो क्या कह रहा है कि डीएनए कंटेंट पेरेंट्स का हाफ कब होता है भैया, जब वो सीड बन गया तो हाफ हो चुका है, यानी कि जब बच्चे की बर्थ हो गई तो वो 23 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा हो गया है ना। तो उसी तरह से कि फ्रूट फॉर्मेशन तो बाद में हो रही है। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, एक्सक्यूज मी, फ्रूट फॉर्मेशन तो बाद के प्रोसेस है, कि ठीक है भाई सीड था, उसका कोई बाहरी ढांचा था तो वो किसी और चीज में बदला, और अंदरी ढांचा था तो किसी और में। आंसर क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, और फ्लावर बर्ड और पॉलन ये सबसे तो कोई मतलब ही नहीं, पॉलन फॉर्मेशन तो अभी हुई नहीं, उससे पहले कहां से आप कह दोगे कि प्लांट जो है हाफ हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन शुरू नहीं, उससे पहले कैसे हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा, सीड जर्मिनेशन। अब इसको कहोगे मैम प्रूफ करिए, कहा था, तो सुनो, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। आपका जो एक क्वेश्चन आया था हनी बी वाला, ये देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। अब देखिए, आफ्टर द pollen lands on stigma it has to reach the female germ cell in ovary, for this a tube grows। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये चीज हो चुकी हो। ठीक है, तो आपका जो ये आया था हनी बी वाला, वो क्वेश्चन यही से था, बात समझ में आई। अब यहाँ पे आ जाइए आप, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, इनमें दो चीजें इन्होंने बताई है, कि एक तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कि दो फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये देखना है यहाँ पे। ठीक, इन्होंने सिंपली क्या बोला है कि द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव्स द जाइकोट व्हिच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। और उसके बाद सिंपली बोल दिया है कि जो एक पॉलन बच जाता है वो किससे फॉर्म कर जाता है, दो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस से ज्वाइन करेगा, वो क्या बना देगा, ये देखिए फीमेल जर्म सेल है, इससे ज्वाइन करके क्या बन गया, एक्सेल से ज्वाइन करके क्या बना देता है, वो जाइकोट बना देता है। ठीक, और उसके साथ ये जो दो न्यूक्लियस है, दो जो है, इसके साथ एक और मेल गैमेट मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या बना देता है, ये बना देता है एंडोस्पर्म। ठीक, तो एंडोस्पर्म बता देता है। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब था, कि सीधी सी बात है कि ये जो फीमेल जम, ये वाला जो सेक्शन है, इसी से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक, ये वाले से, कि वहां से ट्रेवल करके रीच कर जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर था वो क्या था, सॉरी, उसमें क्या था कि पॉलन जो डाइप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उस पर काम करता है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहाँ गया। हाँ, अब इसको बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन देखा। अब इसका जरा बताने से पहले देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने बच्चों को भी क्लास में बताया, जब क्या था, एक्सेल था। ठीक, एक्सेल क्या किया, एक्सेल फ्यूज किया पॉलन के साथ, पॉलन के साथ फ्यूज किया तो क्या बना, जाइकोट बना। जाइकोट के साथ जब फ्यूज कर चुका था तो जाइकोट अब डेवलप किस में करेगा, एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। एम्ब्रियो किस में डेवलप करेगा, फाइनली बदल जाएगा सीड में। अब मुझे बताओ इसमें से कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए आप लोग, एग है, एग किस में बदला, जाइकोट में बदला। ठीक है, जाइकोट एम्ब्रियो में बदला, एम्ब्रियो सीड में बदला। अब दूसरा देखो, एम्ब्रियो से एग बन ही नहीं सकता, एग से एम्ब्रियो बन ही नहीं सकता, एग से सीड बन ही नहीं सकता। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, सिलेक्शन से भी कर सकते थे, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी चीज को मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती थी, देखो कैसे जाइकोट किस में डेवलप किया, डेवलपमेंट टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ठीक है, जाइकोट किस में बदला, एम्ब्रियो में। अब ओव्यूल किस में डेवलप करता है, सीड में। अभी देखना ये क्वेश्चन कहाँ मिलता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि एग किस में बदल रहा था, जाइकोट में बदल रहा था। ठीक, उसके बाद जाइकोट किस में बदल रहा था, एम्ब्रियो में। तो एक बात तो सही हो गई। दूसरी बात, ओव्यूल किस में बदलता है, सीड में बदलता है, और ओवरी किस में बदलती है, फ्रूट में बदलती है। अब मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ,
ये इसका आंसर होगा पहली बात तो। और दूसरी तरह से भी कर सकते थे, देखो एक कोई चीज कंफर्म पता होती, एक तो जायकोट के साथ जाएगा ना, जायकोट से एक तो बन नहीं सकता, तो ये पहले ही गलत हो गया। कोई भी एक चीज पकड़ लो, जायकोट ओव्यूल से नहीं बन सकता, फिर जायकोट से सीड नहीं बन सकता, तीनों ऐसे गलत हो गए। एलिमिनेशन से कर लेते आराम से, ज्यादा बिना प्रेशर लिए, कोई भी एक पता होता तो ठीक। अब इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, आप एक काम करिएगा, आप जाइएगा अभी, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाइएगा और उसके एमसीक्यूज देखिएगा इस चैप्टर के। मैंने स्पेशली हाउ टू रीड वाले बुक में जो स्टार्टिंग में वीडियो बताया था उसमें ये मैंने कवर किया हुआ है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इस एमसीक्यूज में, इस तरह के एमसीक्यूज आपको 100% मिलने वाले हैं। अब आते हैं अपने लास्ट, एक क्वेश्चन इसमें रह गया, मुझे दिखा नहीं, वो मेरे बनाना था। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला मैंने बताया भी था कि ये वाला रिप्रोडक्शन से है। अब देखो इसमें कह रहा है ना, वन गैमेट फ्यूजेस विद द एक्स सेल एंड अदर फ्यूजेस विद द डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, जाइगोट। ठीक, ये इसका आंसर था। तो इसके साथ मेरी ये सीरीज खत्म होती है। अभी मैं और बताऊंगी कि मेरा करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चंस फंसे हैं। तब तक के लिए नहीं आ रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।